हे देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे पूरा टोटल 8 पॉइंट एजिथ्रोमाइसिन के बारे में मैं बताऊंगा। मतलब ये कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल है हमारे मार्केट में, इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए और कितने दिन तक इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में बताऊंगा। एजिथ्रोमाइसिन का कितना प्राइस है मार्केट में, इसके बारे में हम जानेंगे। एजिथ्रोमाइसिन को खाना खाने के बाद लें या खाना खाने के पहले लें, इसके बारे में बात होगा। क्या हम एजिथ्रोमाइसिन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं सर, तो इसके बारे में भी बात होगा। साइड इफेक्ट कौन कौन सा हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन का, एजिथ्रोमाइसिन के साथ में कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ कहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ना करें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि कहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी बीमारी को सही करने के लिए कितनी मात्रा लगेगी इसकी। सबसे पहले आ रहा है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। मतलब आपके शरीर पे अगर कहीं इन्फेक्शन देखने को आपको मिल रहा है तो उसको सही करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का एक एडल्ट को 500 mg चाहिए होता है। ठीक उसी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे अभी आप लोगों ने सुना है कोरोना, तो उसमें क्या है कि बहुत से लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असल मायने में बात यह है भाई साहब कि हो क्या रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपके सांस के नली में कहीं कोई इन्फेक्शन है तो उसको सही करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन को दिया जाता है। एक एडल्ट को 500 mg चाहिए एजिथ्रोमाइसिन का दिन भर में एक बार, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल के फॉर्म में ले रहा हो, चाहे इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन के फॉर्म में ले रहा हो। डेली इसको एक टैबलेट लेना है 500 mg का 3 दिन तक के लिए, ठीक है। या अल्टरनेटिवली आप देखिए 500 mg लें सिंगल डोज का पहले दिन, और उसके बाद का जो 2 से 5 दिन आप डोज चला रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन का, वो 250 mg आप चला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया मैंने कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन अगर सही करना है आपको किसी एक एडल्ट में, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सही करना है किसी एक एडल्ट में, तो 500 mg एजिथ्रोमाइसिन का बहुत बढ़िया है। 3 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाए, दिन भर में एक बार। फिलहाल अब हम बात करते हैं कि अगर कोई 6 महीने का बच्चा है या 6 महीने से बड़ा बच्चा है, तो उस केस में अगर हमको स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को सही करना है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सही करना है एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल से, तो हम कैसे इसका इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, इसकी बात होने जा रही है। एक बच्चा जो 6 महीने का है या 6 महीने से बड़ा है, उस केस में हम इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई साहब समझिएगा बात को, इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, बच्चे आसानी से इसको ले सकते हैं। टैबलेट कैप्सूल बच्चे आसानी से ले नहीं सकते हैं। 6 महीने के बच्चे को आप कैसे आखिर वो उस टैबलेट या कैप्सूल को घोटेगा। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट सस्पेंशन का इस्तेमाल करवा रहे हैं, जो कि है इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन, जो तुरंत काम करता है, ठीक है। अगर बच्चा मान लीजिए 10 किलो का है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, 10 mg पर kg डेली फॉर 3 days। मतलब ये बताया अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसको 100 mg एजिथ्रोमाइसिन का देंगे हम 3 दिनों तक। या अल्टरनेटिवली अगर देखा जाए कि पहले दिन हम उसको 10 mg दे देंगे पर केजी के हिसाब से, और उसके बाद में 5 mg पर केजी के हिसाब से 2 से 5 दिन तक डोज चला देंगे एजिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो 45 किलो से ज़्यादा जिनका वजन है, उनके अंदर सेम वही डोज इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का जो एक एडल्ट में करते हैं। मतलब 500 mg 3 दिनों तक, दिन भर में एक बार। या तो ऐसा कह लीजिए पहले दिन 500 mg और बाकी 2 से 5 दिन जो चलेगा वो 250 mg चलेगा, दिन भर में एक बार। मगर तब जब हमको स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को सही करना है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को सही करना है, तो उस केस में ये अमाउंट चलेगा एजिथ्रोमाइसिन का, और कितना ड्यूरेशन है ये भी मैंने बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये अभी दूसरी बीमारी जो हम सही कर सकते हैं उसका नाम है कैंक्रोइड, या एक और बीमारी जिसको कहते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड जेनिटल इन्फेक्शन ड्यू टू क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ये मतलब ऐसा कह लीजिए कि आपकी जो प्रजनन के अंग हैं वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उस केस में आपको एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करके आप इसको सही कर सकते हैं। या कैंक्रोइड, आपके शरीर पे छोटे छोटे वेसिकल्स बनेंगे जिनके अंदर मवाद बन जाते हैं, फोड़े, ठीक है, उनको भी सही करने के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे, एक एडल्ट के अंदर अगर कैंक्रोइड है या कोई जेनिटल इन्फेक्शन है, उसको सही करने के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन का 1 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब 500 mg के 2 टैबलेट एक साथ खाने पड़ेंगे दिन भर में एक बार, अगर आपको कैंक्रोइड या जेनिटल इन्फेक्शन को सही करना है तब।
चलिए अभी आगे भी जानते हैं और भी चीज़ें। सबसे पहला आ रहा है अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया को सही करना, पहले ये क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। अगर कोई बंदा या कोई बंदी जिसको पहले से सेक्स करने के वजह से यदि उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन आया है, जो कि हाँ गोनोरिया, अगर इन्फेक्शन उसके अंदर है और उसके साथ में कोई दूसरा आदमी या दूसरी औरत सहवास कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो इन्फेक्शन अगले बंदे तक भी चला जाता है। इसी को कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अगर किसी को अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया है तो कोई एक एडल्ट को कितनी मात्रा दी जाए एजिथ्रोमाइसिन की, ताकि उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया ना रहे या सही हो जाए। तो सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया को आपको सही करना है किसी एक वयस्क महिला में या वयस्क इंसान में, तो उस केस में आपको 1 से 2 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन के साथ में सेफ्ट्रैक्सोन देना पड़ेगा। ये दिन भर में एक बार आपको देना है एज अ सिंगल डोज, दिन भर में एक बार, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिसएमिनेटेड माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन, क्या बता रहा है शॉर्ट फॉर्म में समझना भाई सब। मैक, MAC, मैक मतलब ये मत समझ लेना कि एप्पल की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन। ये जो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शरीर पे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो अगर ऐसे इन्फेक्शन को रोकना है तो उस केस में भी हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पे 1.2 ग्राम ऑफ एजिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड वंस वीकली। हफ्ते में केवल एक बार हम 1.2 ग्राम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं अगर हमको माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो गया है तब, या इसको होने से हमको बचाना है तब, उस केस में हम एजिथ्रोमाइसिन का 1.2 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अभी और आगे जानते हैं हम लोग। फिर आ रहा है एक्यूट ओटिटिस मीडिया। किसी के कान के पर्दे में कोई फोड़ा हो गया हो या सूजन आ गया हो, तो उस केस में हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करके उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बच्चों का बता रहा हूँ, बच्चों से ही आप बड़ों का डोज कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है, चिल्ड्रंस मोर देन और इक्वल टू 6 मंथ, ऐसे बच्चे जो 6 महीने के हैं या 6 महीने से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आपको इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन का इस्तेमाल करना है। तो अभी एक अंकल जी पूछेंगे कि बेटा मुझे क्या इस्तेमाल करना है, तो अंकल जी आप टैबलेट या कैप्सूल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, 500 mg। अब यहाँ पे जो बच्चा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इसमें इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन का इस्तेमाल होगा, जिसमें हम 30 mg पर केजी के हिसाब से एक ही बार में देंगे बच्चे को, ठीक है। या तो ऐसा कर दें 10 mg पर केजी दिन भर में एक बार 3 दिन तक के लिए देंगे, और या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 10 mg पर केजी एज अ सिंगल डोज इन डे फर्स्ट। पहले दिन हम 10 mg पर केजी के हिसाब से दे देंगे, और उसके बाद जो हम 2 से 5 दिन तक जो दवाई चलाएंगे एजिथ्रोमाइसिन, उस केस में हम 5 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, एक्यूट ओटिटिस मीडिया सही हो जाएगा। कान में आपके अगर कहीं सूजन है आपके ईयर ड्रम पे या कैनाल में, तो ये सही करने के लिए आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अब हम सही कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करके कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। निमोनिया भी देखिए आप कहीं ना कहीं बात हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, बार बार मैं कह रहा हूँ कोरोना में इसको एजिथ्रोमाइसिन को इस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे लंग्स पे, हमारे ट्रैकिया पे, हमारे नोज पे, या ऐसा कह लीजिए हमारे स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है एजिथ्रोमाइसिन, इस वजह से इसका इस्तेमाल कराया जा रहा है। अगर किसी को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया है तो उस केस में एक एडल्ट को एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट या कैप्सूल दिया जाता है, या तो उसको इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन भी आप दे सकते हैं, मगर याद रखना है कि निमोनिया को सही करने के लिए 500 mg हम इस्तेमाल करेंगे एजिथ्रोमाइसिन का पहले दिन, ठीक है, और बाकी 2 से 5 दिन हम जो डोज चला रहे हैं 2 से 5 दिन तक, उसमें हमको 250 mg का इस्तेमाल करना है। और या तो एज XR एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन आता है मार्केट में, तो आप अगर एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन लेते आए हैं तो 2 ग्राम एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन एजिथ्रोमाइसिन का एक ही बार में गटक जाना, ठीक है, एक ही बार में गटक जाना है, और ऐसा आपको 3 दिन लगातार करना है ताकि आप कहीं ना कहीं निजात पा सकें इस कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से। अब वहीं बच्चों की अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसे बच्चे जो 6 महीने से अधिक के हैं या 6 महीने के हैं, उन केस में हम इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन का ही केवल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमको 10 mg प्रति केजी के हिसाब से सिंगल डोज देना होगा बच्चे को पहले दिन,
ठीक है। और बाकी के जो 2 से 5 दिन तक हमको डोज चलाना है वो महज चलेगा 5 mg प्रति kg प्रतिदिन के हिसाब से। और अगर मैथ अच्छा है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। एज XR सस्पेंशन, अगर एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन आप बच्चों में दे रहे हैं तो 60 mg प्रति kg के हिसाब से आपको दिन भर में केवल एक ही बार देना होगा। और हद से अधिक अगर आप देना चाहते हैं तो 2 ग्राम से ज़्यादा एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल बच्चों में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलिए यहीं पे नहीं खत्म हो रहा है। एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करके आप फेरेंगिटिस को भी सही कर सकते हैं। अब ये फेरेंगिटिस क्या है सर? असल मायने में जो हमारे नाक को और हमारे मुंह को जो नली जोड़ रही है उसको कहते हैं फेरिंग्स, और उसमें अगर सूजन आ गया तो उसको कह देते हैं फेरेंगिटिस, ठीक है। उसके साथ ही साथ टॉन्सिलिटिस को भी सही करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का। तो कितनी मात्रा में सर? सबसे पहले सुनना, एक बच्चे और एक बच्चे, मतलब बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। बड़ों का डोज आप खुद कैलकुलेट कर देना कि अगर बच्चों को इतना लग रहा है तो बड़ों को उतना लगेगा, पर केजी के हिसाब से मैं जोड़ के बता दूंगा। चिल्ड्रंस मोर देन और इक्वल टू 2 ईयर, अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है या 2 साल तक का है, उस बच्चे को एजिथ्रोमाइसिन चाहिए इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशन के तौर पे। मतलब ऐसी दवाएं जो तुरंत अंदर जाके तुरंत काम करना स्टार्ट कर दें, ऐसा एजिथ्रोमाइसिन उसको चाहिए। और इस केस में अगर आपको टॉन्सिलिटिस या फेरेंगिटिस को सही करना है तो उस केस में आप 12 mg प्रति kg प्रतिदिन लगातार 5 दिनों तक आपको ऐसे देना होगा, ठीक है। मतलब एक ही टाइम में आपको 12 mg देना है। अगर मान लो बच्चा 1 किलो का है तो आप उसको 12 mg दोगे दिन भर में एक बार, ठीक है। और ये आपको 5 दिन तक ये करना होगा, तब जाके आप कहीं टॉन्सिलिटिस या फेरेंगिटिस आप बच्चे में सही कर सकते हैं। और अगर बड़ों की बात कर लेते हैं तो भाई साहब यहाँ लिखा है 12 मल्टीप्लाई बाई अपना वेट और उसके बाद पर डे के हिसाब से आप उतना ले लेना 5 दिन के लिए, तो आपका भी फेरेंगिटिस और टॉन्सिलिटिस सही हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज़ आ गया, एक्यूट बैक्टीरियल सिनेस्टिस। अगर इसको भी आपको सही करना है तो उस केस में भी आपको एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से सुनना, एक वयस्क जो होता है, एक एडल्ट, उसको एजिथ्रोमाइसिन का 500 mg देना होता है एक बार दिन भर में तकरीबन 3 दिनों तक, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, चाहे आप टैबलेट के फॉर्म में दो, चाहे कैप्सूल के फॉर्म में दो, चाहे इमीडिएट रिलीज प्रिपरेशन के फॉर्म में दो, ठीक है। और अगर आप XR सस्पेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन की बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन की, तो एक्यूट बैक्टीरियल सिनेस्टिस को सही करने के लिए आपको 2 ग्राम एक्सटेंडेड रिलीज सस्पेंशन एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करना है सिंगल डोज में, मतलब दिन भर में केवल एक बार, एक ही टाइम, ठीक है। अगर बच्चों की बात कर लेते हैं, चिल्ड्रंस में हम इमीडिएट रिलीज सस्पेंशन इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का, जिसमें हम 10 mg पर kg दिन भर में एक बार लगातार 3 दिन तक देते हैं, तब जाके कहीं एक्यूट बैक्टीरियल सिनेस्टिस खत्म होता है बच्चों में से। चलिए, मेरे पास YouTube में क्या हो रहा था, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर क्या हम एजिथ्रोमाइसिन को पहले खाएं खाना खाने के या खाना खाने के बाद में खाएं, तो उसको मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन का जो टैबलेट होता है और एजिथ्रोमाइसिन का जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, उसको आप खाना खाने के बाद ही लेना। इससे क्या होगा, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट मतलब खलबली नहीं मचेगा, पेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा समझो, अगर आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन के या एक्सटेंडेड रिलीज माइक्रोस्फीयर का इस्तेमाल कर रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन के, तो उस केस में खाना खाने के 1 घंटा पहले ले लेना इस दवा को, या तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ले लेना इस दवा को, ठीक है। इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझना। इस पेज को आप वापस से एक बार रिवाइंड कर लो अगर आपको देखना है फिर से। तो अभी सर एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में कितने में अवेलेबल होगा, तो इसकी भी बात सुन लो। अगर ब्रांड की बात करें, कौन से ब्रांड का एजिथ्रोमाइसिन खरीद रहे हो और उस एजिथ्रोमाइसिन का जो ब्रांड है वो कितने मात्रा में एजिथ्रोमाइसिन आपको दे रहा है, कितनी mg दे रहा है एजिथ्रोमाइसिन की, उसी हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन 29 रुपये से लेकर 260 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। तो मतलब रुक जाओ, अभी पूरा वीडियो देख लो, तुरंत मार्केट की तरफ मत भागो। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर करके ये गर्भवती महिलाएं क्वेश्चन करती हैं, मेरे यूट्यूब पे कमेंट करती हैं। तो जी हाँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और एक बहुत मज़े की बात बताएं, अभी हाल ही में एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि क्या सर एजिथ्रोमाइसिन खाने से किसी का मिसकैरेज हो सकता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है,
ठीक है। अभी तक तो मुझे सुनने में बिल्कुल नहीं आया और आज मेरा कम से कम 7 या 8 साल का एक्सपीरियंस हो जा रहा पढ़ते लिखते और पढ़ाते, मगर मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है कि एजिथ्रोमाइसिन की वजह से किसी का मिसकैरेज हुआ हो। ठीक है, इसको कैटेगरी बी में रखा गया, इस वजह से इस दवा को प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सर कैटेगरी बी क्या है? कैटेगरी बी एक ऐसा समूह है जिसमें उन दवाओं को रखा जाता है जिन दवाओं का परीक्षण एक किसी जानवर पे किया गया, एक ऐसा जानवर जिसके पेट में बच्चा था, ठीक है, उसके ऊपर जब दवाओं का परीक्षण हुआ तो ऐसा पाया गया कि उस बच्चे के ऊपर कोई हानि नहीं हुआ, उस दवा के वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिला फीटस पे। मगर इस बात का समझिएगा ध्यान से कि अभी तक हमने गर्भवती महिला के ऊपर वह परीक्षण नहीं किया है। तो हमने बस एक एजम्पशन किया कि जब जानवर में सही कर रहा है, बच्चों पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक इंसान के ऊपर भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इस वजह से इसको रखा गया है कैटेगरी बी में। चलिए अभी हम बात करते हैं कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल करने के दौरान में, या कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल के दौरान में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल आप क्लास 1A के ड्रग से करते हैं, जिनके एग्जांपल हैं क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, या कह लीजिए क्लास 3 के ड्रग से करते हैं जैसे कि है डोफेटिलाइड, एमियोडेरॉन और सोटेलॉल, या एंटी एरिथमिक ड्रग के साथ में इस्तेमाल करते हैं पीमोजाइड, सिसाप्राइड एंड टरफेनाडिन, इनके साथ में यदि आप इस्तेमाल करते हैं एजिथ्रोमाइसिन का, तो इसके वजह से आपका क्यूटी इंटरवल काफ़ी बढ़ जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब ये सर क्यूटी इंटरवल क्या है? भाई साहब आपके पास पूरा समय है, आराम से आप गूगल को छान मारिए, मेरे पास समय कम है इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूं। खैर चलिए, मे पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोआगुलेंट, एग्जांपल वारफेरिन, मतलब अगर वारफेरिन के साथ में आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कर दें तो एजिथ्रोमाइसिन वारफेरिन के काम को और स्ट्रॉन्ग कर देगा और दुगना कर देगा। साथ ही साथ यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिगॉक्सिन, कॉल्चिसिन या साइक्लोस्पोरिन, तो इस केस में आपको ध्यान से सुनना होगा कि यदि आप एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल इन दवाओं के साथ में कर देते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन सीरम का कंसंट्रेशन आपके शरीर में डिगॉक्सिन की मात्रा, कॉल्चिसिन की मात्रा या साइक्लोस्पोरिन की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि साइड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन का कौन कौन सा ब्रांड हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो लो भैया आपके सामने है, जितना भी आपको ब्रांड छांटना है इसी में से आपका ब्रांड होगा एजिथ्रोमाइसिन का जो आपके हाथ में है, ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, तो अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि भैया बढ़िया वाला कंपनी कौन है, तो मैं बता दूंगा, भले ब्रांडिंग में जा रहा हूँ तो क्या हुआ। चलिए अभी बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कैसे लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिसको एक गोली एजिथ्रोमाइसिन खाते ही पूरा तांडव मचा देते हैं, उनके शरीर पर फफोले अर्टिकेरिया हो जाते हैं या हाइपर सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोगों को एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। इनफैक्ट मैक्रोलिड का इस्तेमाल नहीं करना है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो नेट पे सर्च कर लेना, नहीं नेट पे सर्च करना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब ऐसे लोग जिनके लीवर में कोई दिक्कत आया हो बहुत पहले, या फिर किन्हीं दवाओं के वजह से उनको कोलेस्टेटिक जॉन्डिस हुआ है, मतलब शरीर पीला पड़ जाता है, शरीर में खुजली मचने लगता है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, ऐसा अगर किसी दवा को खाने की वजह से कभी किसी को हुआ हो तो उस केस में एजिथ्रोमाइसिन ऐसे लोगों को ना दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन को खाने की वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आते हैं तो, या कौन कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं शरीर पे अगर आते हैं तो। सबसे पहले नौजिया, आदमी को मिचली आने लगेगा, आदमी को उल्टी आने लगेगा, आदमी को चक्कर आने लगेगा, आदमी मतलब बहरा हो जाएगा, डिफनेस, और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है। ऑक्युलर डिस्कम्फर्ट, मतलब ऑक्युलर मतलब आंखों में आपके डिस्कम्फर्ट, कुछ परेशानी हो सकता है, आपको कुछ ऐसा लगेगा गड़ रहा है आंख में। माइस्थेनिया ग्रेविस, मतलब आपकी एक तरफ का आंख ऐसा होगा ना कि पलक गिर जाएगा नीचे और उठेगा ही नहीं, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस भी देखने को मिल सकता है। डायरिया, मतलब पेट जो है आपका अपसेट हो सकता है, और साथ ही साथ डिस्पेप्सिया, आप खाना खाएंगे तो सही से पचेगा नहीं, ऐसा लगेगा आपके आंख में कहीं से कोई सामान या कोई एक फॉरेन बॉडी आपके आंख में पड़ा हुआ है। मगर ये तब होता है ना जब एजिथ्रोमाइसिन का ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तब उस केस में ऐसा आपको देखने को मिलता है कि आपके आंख में कोई फॉरेन बॉडी देखने को मिलेगा या महसूस करने को मिलेगा। फिलहाल रैश आपके शरीर पर देखने को मिल सकता है, और उसके अतिरिक्त जो साइड इफेक्ट हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन के, वो है फ्लैटुलेंस, मतलब पों पांडुस, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, और डिस्क्विसिया, मतलब आप कोई भी चीज़ अगर टेस्ट करना चाहोगे तो सही से आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, उसका टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ऐसा भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है एजिथ्रोमाइसिन का। साथ ही साथ फैटीग, आदमी बहुत ज़्यादा थका हुआ रहेगा,
और एक बड़े मजे की बात है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब एक ऐसा बीमारी होता है कि सामने वाला का खाएगा एक रोटी और वो सोचेगा मेरा 15 किलो बढ़ गया एक रोटी खाने से, और उसी चक्कर में वो खाना ही नहीं खाएगा, जिसकी वजह से वो इतना पतला हो जाता है कि सामने वाला अगर फूंक मार दे तब भी वो जमीन पर 4 बार गिरेगा। अब बात करते हैं अर्थरालजिया। अर्थरालजिया मतलब आपके बॉडी में अलग अलग जगहों पे मस्कुलर पेन हो सकता है, ठीक है, या कहीं भी पेन हो सकता है आपके बॉडी में, और बहुत सीवियर भी हो सकता है। हेडेक की बात कर लेते हैं। आपकी साइड इफेक्ट के तौर पे आपको हेडेक भी देखने को मिलेगा, सिर दर्द करेगा, चक्कर आ सकता है। पैरास्थेसिया मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके हथेली में कोई बहुत तेज से सुई चुभ हो रहा है। प्रूरिटिस पूरा शरीर को खुजलाने का मन करेगा। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिकल एसोसिएटेड डायरिया भी देखने को मिल सकता है इस एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल से। और साथ ही साथ अगर आप ब्लड टेस्ट कराने चले गए एजिथ्रोमाइसिन खा के तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका लिम्फोसाइट घट गया है, ब्लड में कार्बोनेट की मात्रा घट गई है, और साथ ही साथ इस्नोफिल्स आपके बढ़ जाएंगे, बेसनोफिल्स बढ़ जाएंगे, मोनोसाइट बढ़ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना चीज़ हो गया साइड इफेक्ट एजिथ्रोमाइसिन का। अब 100 की सीधी बात, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, अगर आप एक नर्स हैं, यहाँ हमारे इंडिया की जागरूक जनता है जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।